4 मई 2023 को अपनाए जबलटर में स्विस सीलिंग यार्ड पर 3 ऑर्कास हमला कर देती हैं। हमला इतना शदीद होता है कि यार्ड का रूडर टूट जाता है और इसमें 2 सुराख हो जाते हैं। इसी तरह अक्टूबर 2023 को यार्ड ग्रेजी ममा 2 पर ऑर्कास का हमला होता है और ये दोनों जहाज डूब जाते हैं। ये कोई एक जगह पर नहीं होता बल्कि जुलाई 2022 में भी एक कश्ती जिस पर 5 अफराद थे और नवंबर 2022 में एक इनकी वजह से कश्ती जिसमें 4 अफराद सवार थे इन ऑर्कास के हमले की वजह डूब गई थी। साल 2021 में 197 और साल 2022 में 207 इस तरह के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इन हमलों की नौयत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 10 से 12 मीटर जहाज पर एक 6 से 8 मीटर लंबा क्रिएचर अपनी फुल ताकत के साथ हमला कर दे। एक ऐसा क्रिएचर जो ब्लू व्हेल की जुबान और ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे को भी मारकर इनके जिगर को चबाकर खा जाता है। फ्रेंड्स, पहले ये हमले सिर्फ अपनाए जबलटर के इलाके में हुआ करते थे, लेकिन अब इस तरह के हमले समंदर के दूसरे इलाकों में भी होना शुरू हो चुके हैं। पर किलर व्हेल इंसानों पर क्यों हमले कर रही हैं और अपने से बड़े जानवरों यानी ब्लू व्हेल का कैसे शिकार कर लेती हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। किलर व्हेल को साइंसी तौर पर ओरसिनस ऑर्का के नाम से जाना जाता है। किलर व्हेल को समंदर के भेड़िए भी कहा जाता है और ये जमीन पर सबसे ज्यादा दिलचस्प और पुरअसरार समुद्री अनवार में से एक हैं, जिन्हें अक्सर कातल व्हेल भी कहा जाता है। और वायती मैनों में व्हेल नहीं है बल्कि समुद्री डॉल्फिन खानदान के सबसे बड़े रुकन हैं। इनकी हैरत अंगेज स्याह और सफेद रंगत, इनकी बेपनाह जिसामत और ताकतवर मौजूदगी के साथ जोड़ी ने इन्हें समुद्री अलूम में एक नुमाया मुकाम हासिल किया। ऑर्कस हर समंदर में पाई जाती है। आर्कटिक के बर्फानी इलाकों से खते सवा के तूफानी पानियों तक ऑर्कास काबिले जिक्र मुवाफकत और सलाहियत का मुजाहरा करते हैं। ऑर्कास अलग अलग इकोटाइप्स में तैयार हुए हैं, जिनमें से हर एक का मखसूस तर्ज अमल, खुराक और रहायश गाहें हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऑर्कास मछली खाने वाले खसूसी होते हैं, जबकि दीगर समुद्री ममालिया जानवरों के आला शिकारी होते हैं। इनफरादी आबादी अक्सर खास किस्म के शिकार में महारत रखती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ, शार्क और समुद्री ममालिया जैसे सील, डॉल्फिन की दूसरी अनवा और व्हेल शामिल हैं। ऑर्कास इंतहाई समाजी होते हैं। कुछ आबादी इंतहाई मुस्तहकम अज़वाजी खानदानी ग्रोहों पोर्ट्स पर मुश्तमिल होती है। ऑर्कास के शिकार करने का तरीका बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होता है। मसलन साउथ अफ्रीका के बीच पर 17 मुर्दा शार्क पाई गयी, जिनके पेट में एक सुराख था और इनका जिगर नहीं था। इस पर माहिरीन ने कहना था कि ऑर्कास ने ही इनको हलाक किया है। अगर आप ये सुनकर हैरान हुए हैं तो आपने अभी तक इनके शिकार करने के बारे में जाना ही नहीं है। मार्च 2019 में पहली दफा ऑर्कास को ब्लू व्हेल का शिकार करते देखा गया, जिसमें 12 से 14 ऑर्कास ने 70 फीट ब्लू व्हेल पर हमला किया हुआ था। इस हमले में उन्होंने व्हेल के रोस्टम पर एक गहरा जख्म किया और उसकी हड्डी बाहर निकली हुई थी, और जबकि इसके डोर्सल फिन्स का ज्यादा हिस्सा भी दबा चुकी थी। इस हमले में ऑर्कास ने सबसे पहले ब्लू व्हेल को घेरे में लिया और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाना शुरू किए, और कुछ ने इसके डोर्सल फिन के ऊपर कट लगाना शुरू कर दिए ताकि ब्लू व्हेल की स्पीड कम की जा सके। और फिर कुछ ऑर्कास ने व्हेल के ऊपर और कुछ ने व्हेल के नीचे तैरना शुरू कर दिया ताकि व्हेल ना ऊपर जाकर सांस ले सके और ना नीचे जा सके। और जब व्हेल नाडाल हो गई तो 3 ऑर्कास ने व्हेल को एक तरफ से धक्का लगाकर उल्टा कर दिया, और इसी दौरान एक और ऑर्कास ने जंप लगाकर व्हेल के मुंह के अंदर इसकी जुबान को चबाना शुरू कर दिया। अभी व्हेल जिंदा थी। 1 घंटे तक ये व्हेल तड़पती हुई मर जाती है। ये एक वाकया नहीं है बल्कि इस तरह के और भी वाकयात पेश आ चुके हैं। कई ऑर्कास ब्लू व्हेल और उनके बच्चों तक का शिकार करती हैं। समंदर में रहने वाले जानवरों में से ऑर्कास ऐसे जानवर हैं जो ब्लू व्हेल का शिकार करती हैं। तकरीबन 11% ऐसी ब्लू व्हेल होती हैं जिसका कभी न कभी ऑर्कास के साथ सामना हुआ होता है। इनके जिस्म और टेल पर इन निशानात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली ऑर्कास के अलावा
कोई और ब्लू व्हेल पर हमला करने का सोचता भी नहीं है। आखिर किस तरह अपने से बड़े ब्लू व्हेल का शिकार करती हैं? तो ऑर्कास बहुत ज़हीन और इनका हमला करने का तरीका भी अलग होता है। इनको पता होता है कि कब और किस वक्त हमला करना है। फर्ज किया जब ये ब्लू व्हेल का शिकार करती हैं तो सबसे पहले शिकार सिलेक्ट करने के बाद ये इस शिकार के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती हैं। फिर ब्लू व्हेल के फिन्स और टेल पर कट लगाती हैं ताकि ब्लू व्हेल की स्पीड को कम किया जा सके। फिर कुछ व्हेल के ऊपर और कुछ व्हेल के नीचे तैरना शुरू कर देती हैं ताकि व्हेल ना ऊपर जाकर सांस ले सके और ना नीचे जा सके। और जब व्हेल नाडाल हो जाती है तो ऑर्कास व्हेल को एक तरफ से धक्का लगाकर उल्टा कर देती हैं और इसी दौरान एक और ऑर्कास जंप लगाकर व्हेल के मुंह के अंदर इनकी जुबान को चबाना शुरू कर देती है। व्हेल की जुबान से ज्यादा ऑर्कास को जो पसंद है वो है शार्क का जिगर। तो दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क जो अपने तेज दांत और शिकार की वजह से मशहूर है। ग्रेट व्हाइट शार्क का बाइटिंग फोर्स तकरीबन 4000 PSI तक होता है, लेकिन ऑर्कास का बाइटिंग फोर्स आप गैस कर सकते हैं वो होता है तकरीबन 19,000 PSI, यानी शार्क से भी 5 गुना ज्यादा। जब ये शिकार को पकड़ लेती हैं तो फिर इससे शिकार का भाग कर जाना नामुमकिन हो जाता है। ऑर्कास का डर शार्क के अंदर इतना ज्यादा है कि जब समंदर में जिस जगह ये ऑर्कास को देख लेती है वहाँ एक साल तक नहीं जाती, क्योंकि ऑर्कास को पसंद है शार्क का जिगर। शार्क का शिकार करने के लिए सबसे पहले शार्क को घेरे में लेती हैं और इसको नीचे की तरफ ले जाती हैं। जब शार्क अपनी मदद करने में नाकाम हो जाती है तब इस वक्त ये अचानक शार्क के पेट में सुराख करती है और इसका जिगर निकाल कर खा जाती है। तो दोस्तों, रिसेंटली BBC ने अटलांटिक ओशन में ऑर्कास को समंदर में सील का शिकार करते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक सील समुद्र के अंदर पानी के ऊपर एक बर्फ के बड़े टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ था। ऑर्कास का एक ग्रुप आता है और इस बर्फ के टुकड़ों के चारों तरफ से देखना शुरू कर देता है। देखने में ऐसा लगता है कि ऑर्कास नहीं पहुंच सकती। जैसा मैंने पहले बताया कि ऑर्कास शिकारी होने के साथ साथ ज़हीन भी होती हैं। यहाँ पर वो एक प्लान बनाती हैं। सबसे पहले वो बर्फ के टुकड़े के नीचे से एक स्पीड के साथ गुजरती हैं और एक लहर बनाती है जिससे बर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। स्टिल सेल अभी जिंदा होता है। फिर ऑर्कास इस छोटे टुकड़े के नीचे से गुजरती है जिससे लहर पैदा होती है और सील पानी में गिर जाता है। सील आगे से मुजाहमत करता है तो ऑर्कास इसके गिर्द बबल बनाती है जिससे सील अनकॉन्शियस हो जाता है। ऑर्कास का शिकार बन जाता है। क्या दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि ऑर्कास, जिसको किलर व्हेल भी कहा जाता है, ये पहले जमीनी जानवर थे जो 4 टांगों पर चलते थे। ऑर्कास मछलियों के नहीं बल्कि वो हिप्पो की बरादरी के थे। वही हिप्पो जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, जो आजकल इस तरह का लगता है। पर आखिर ये शिकारी मछली हिप्पोपोटामस से मछली कैसे बनी? छोटे हरण जैसे मखलूक जो पौधे खाते थे और 50 मिलियन साल पहले समंदर के किनारे रहा करते थे, जहां वो समंदर के किनारे मछलियां वगैरह खाते थे। कभी कभी वो समंदर के पानी के अंदर शिकार करने चले जाते थे, लेकिन सिर्फ 10 मिलियन साल के अरसे में जमीन पर रहने वाले सब्जीखोरों ने अपनी पिछली टांगे खो दी, फ्लैपर्स और पंख बढ़े और ये समुद्रों के जानवर बन गए। 1987 में शिमाली मशरकी बहरुल के पोजट साउंड के इलाके में के पोर्ट से ताल्लुक रखने वाली एक फीमेल और का ने अपनी नाक पर मुर्दा सालमन ले जाना शुरू किया। अगले 5 से 6 हफ्तों में ये रवैया फैल गया और इसके इख्ताम तक इसकी अपनी और दीगर ऑर्कास ने मुर्दा सालमन की टोपियां पहन रखी थी। ऐसे लगता था कि ये सब इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहती थी। ऑर्कास एक शिकारी जानवर होने के बावजूद ये शिकार हमेशा अपने साथी के साथ ही करते हैं, जिनको पोर्ट कहा जाता है। तमाम की तमाम ऑर्कास किसी न किसी पोर्ट का हिस्सा होती हैं। पोर्ट एक आम ओल्डर फीमेल और इसके ओल्डर मेल और औलाद पर मुश्तमिल होता है। इन पोर्ट की क्या एक फीमेल करती है। आम तौर पर सबसे पुरानी और तजर्बाकार फीमेल ऑर्कास जो पैदा साजी और ग्रुप की रहनुमाई में मरकजी किरदार अदा करती है। ऑर्कास का ढांचा मुआसर मुआसरत, राब्ताकारी और शिकार की हिकमती अमलियों की इजाजत देता है। ऑर्कास के शिकार का एक नया तरीका देखा गया, जिसमें 1985 में एक ऑर्कास तेजी से समंदर के किनारे पर आती है और एक सील को पकड़कर अपनी टेल और सर के साथ लहरों की मदद से डीप वाटर में चली जाती है। यह तरीका एक खतरनाक तरीका है। अगर ऑर्कास का अंदाजा गलत निकला तो वो फंस कर मर भी सकती है। कई दूसरे रिसर्चर्स ने देखा कि दूसरी ऑर्कास काफी महारत
سے اپنے بچوں کو یہ طریقہ سکھا رہی ہوتی ہیں اور کافی زیادہ ٹریننگ کے بعد ان کے بچے یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ تو دوستو، الگ الگ پورٹ میں رہنے والی اورکاس کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا، رہن سہن اور شکار کا طریقہ۔ دو طرح کے پورٹ ہوتے ہیں، ریزیڈنٹ پورٹ اور ٹرانزینٹ پورٹ۔ ریزیڈنٹ پورٹ میں بڑے اورکاس کے ساتھ چھوٹے اورکاس ساتھ ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ ٹرانزینٹ اورکاس کے گروپ چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دور دور تک سفر کرتے رہتے ہیں۔ بلو ویل، سیل اینڈ شارک کا شکار بھی یہی پورٹ کے کام ہوتے ہیں۔ اورکاس یوزلی انسانوں پر حملہ نہیں کرتی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیز بدل رہی ہے۔ 2020 میں آئیبرین کے ساحل پر اورکاس اور کشتیوں کے درمیان کم از کم 15 واقعات ہوئے اور 2023 کے درمیان 500 جہازوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اورکاس نے زیادہ تر کشتیوں کو ہی ٹارگٹ کیا۔ جیسا وہ بتا رہی ہیں، ان حملوں میں ایک ایسی فیمیل اورکاس کی نشاندہی ہوئی ہے جو دوسری اورکاس کو لیڈ کر رہی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔